उत्तर प्रदेश का ये सहारनपुर ज़िला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सहारनपुर रेलवे स्टेशन की, जहां पर आज केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जो हैं सहारनपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। और इस दौरे को इस तरह से भी लोग समझ रहे हैं कि आगामी जो चुनाव हैं, जिला नगर पंचायत के जो चुनाव हैं, सहारनपुर में मेयर बनना है और उसके बाद जो है 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, उसको लेकर भी यहाँ कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। और जो रेलवे स्टेशन है उसका भी निरीक्षण जो है रेल मंत्री करेंगे। और उससे पहले जो है सुबह 10 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से वार्ता करने के दौरान उन्होंने कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कही हैं, क्या क्या योजनाएं उन्होंने कही हैं और किस तरह से उन्होंने सहारनपुर को जो है स्मार्ट रेलवे स्टेशन में जो एक लड़ी में सहारनपुर स्मार्ट रेलवे स्टेशन के रूप में जो है लड़ी में आया है, उसी के साथ उन्होंने उसकी जो भी बातें हैं वो बताई हैं। हम सुनवाते हैं रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को क्या उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। कुमार की खास रिपोर्ट। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुरु पर्व के मौके पर गुरुद्वारा सिंह सभा की ओर से पटका डालकर रेल मंत्री और पश्चिमी प्रदेश प्रभारी का स्वागत किया जा रहा है। साथ में गुरप्रीत सिंह बग्गा भी मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सम्मान पत्र देकर और एक स्मृति चिन्ह गोल्डन टेम्पल का देकर यहाँ पर रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को सम्मानित किया जा रहा है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा। और वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि किस तरह से स्वर्ण मंदिर अमृतसर की एक प्रतिमा जो है चित्र रूप में वो यहाँ भेंट की जा रही है और दुपट्टा डालकर स्वागत किया जा रहा है रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव का। साथियों, सबसे पहले तो आज के पवित्र प्रकाश पर्व पर आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। अभी सुबह गुरुद्वारे में मत्था टेकने का सौभाग्य मिला, फिर जैन मंदिर में जाके एक नए तरीके से प्रार्थना करने का आज एक अवसर मिला, सौभाग्य मिला। उसके लिए मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। पिछले जुलाई के महीने में आप सबके साथ मुलाकात हुई थी, बहुत सारे विषय आपने उठाए थे। उन विषयों पे क्या क्या काम हुआ है वो मैं पहले आपके सामने रखूँगा, उसके बाद में आगे की बात करेंगे। जो काम हुआ है वो हिसाब आपके सामने रखना ज़रूरी है, उसके बाद में आगे की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा हम सबको एक पॉइंट पे हमेशा मार्गदर्शन देते हैं कि अकाउंटेबिलिटी बहुत रहनी चाहिए। जो भी प्रॉमिस फील्ड में जाके करो उस पर काम होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने पिछली बार बताया था माँ शाकंभरी देवी के मंदिर में जो भी भक्त जाते हैं वहाँ पे फ़ोन का कनेक्शन नहीं होता है, तो आपके सबके इस इनपुट के बेसिस पे वहाँ पे तुरंत टावर लगाया गया और 12 अगस्त के दिन से लगातार माँ शाकंभरी देवी के दरबार में टेलीफोन की सर्विस अवेलेबल हुई। आपने कहा था कि बहुत सारी ट्रेन्स है जो कि सहारनपुर से कोरोना के टाइम में बंद हो गई थी। करीब 19 ट्रेन्स थी जो बंद हुई थी। 19 में से 17 ट्रेन्स को सर्विसेज को पूरा फिर से बहाल कर दिया गया है, ऑलरेडी हो गई है। और 2 ऐसी है जिसके लिए पाथ नहीं मिल पा रहा है सफिशिएंट ट्रैक की कैपेसिटी के कारण, लेकिन उसका भी इवैल्यूएशन चल रहा है। सबसे बड़ा आपने तीसरा विषय रखा था कि हमारे खलासी लाइन शारदा नगर धमोला इस एरिया में ड्रेनेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके कारण सहारनपुर शहर का ड्रेनेज निकासी, पानी की निकासी हो नहीं पाती। उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने खलासी लाइन शारदा नगर धमोला ड्रेनेज के सैंक्शन को के पूरे प्रोजेक्ट को 6.5 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से सैंक्शन किया है। आज उसका भूमि पूजन हुआ और अगले 6 से 8 महीने के अंदर अंदर वो काम कंप्लीट करेंगे। तीसरा, शारदा नगर और वार्ड नंबर 14 में जो आर्च वाला पुलिया था, उस पुलिये के कारण ड्रेनेज सफिशिएंट नहीं हो पाती थी। ये भी विषय आप सबने रखा था मेरे सामने। उसके लिए 2.5 करोड़ के कॉस्ट से
आर्च ब्रिज को, पुलिये को डबल साइज करने का तय हुआ है। उसका सैंक्शन हो गया ऑलरेडी, काम चालू होके वो भी 6 से 8 महीने के अंदर अंदर काम कंप्लीट होगा। फिर एक बहुत बड़ी डिमांड आई कि सहारनपुर इतना बड़ा शहर हो गया है, आज करीब करीब 9 लाख के आसपास जनसंख्या है। यहाँ पे एक अच्छा पार्क हो, मॉर्निंग वॉक के लिए लोगों के सबके लिए एक जगह बने जिसमें आराम से 2-3 किलोमीटर का एक स्ट्रेच बने, लोग मॉर्निंग वॉक कर सकें, स्वस्थ रह सकें। उसी भावना के साथ T2 कॉलोनी के एंटायर एरिया को एक लॉन्गिट्यूडिनल पार्क की तरह डेवलप करने का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, जिसका काम, साफ़ सफाई का काम चालू हो गया ऑलरेडी, और उसको किस तरह से तेज़ी से आगे बढ़ाएं, अच्छे पेवर ब्लॉक लगा के वॉकिंग का, एक मॉर्निंग वॉक के लिए एक अच्छी व्यवस्था बने, लाइटिंग अच्छी हो और बहुत ही कंफर्टेबल और सेफ एरिया वो बने। फिर आप सब ने कहा था लकड़ी के पुल का रिप्लेसमेंट होना चाहिए सहारनपुर स्टेशन पे। लकड़ी के पुल की जगह एक अच्छा अत्याधुनिक FOB बनाने का सैंक्शन ऑलरेडी हो गया है, और सैंक्शन करके उसका काम, ये करीब 7.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 7.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इससे दोनों के दोनों शहर के दोनों हिस्से उससे जुड़ेंगे, और सहारनपुर स्टेशन पे लिफ्ट भी सैंक्शन हुई है। साथ ही साथ सहारनपुर स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने का जो आप सबसे वादा हुआ था, उसके मास्टर प्लान के लिए जो डिज़ाइनर्स, आर्किटेक्ट्स हैं, उसका अपॉइंटमेंट हो गया है। अब मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, सहारनपुर के सभी प्रबुद्ध नागरिकों से, सभी जनप्रतिनिधियों से, आप अपने व्यूज़, अपने ओपिनियन, अपने पॉइंट ऑफ व्यू इस टीम के सामने रखें, ताकि आगामी 6 से 8 महीने के अंदर अंदर इसका मास्टर प्लान बने 50 वर्ष की सोच के साथ, कि अगले 25 से 50 वर्ष तक शहर का डेवलपमेंट कैसे होगा, वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड क्लास स्टेशन का डिज़ाइन किया जाएगा। आपके जानकारी के लिए, हमारे आसपास के क्षेत्र में, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जैसे गाज़ियाबाद स्टेशन है, उसको वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए कंप्लीट उसकी डिज़ाइन हुई, कंप्लीट मास्टर प्लानिंग हुई, अब टेंडर निकला है। वो प्रोजेक्ट 350 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, 350 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इसी तरह से लखनऊ स्टेशन, प्रयागराज स्टेशन, हरिद्वार स्टेशन, बड़े बड़े जो स्टेशंस हैं उसमें सहारनपुर भी जुड़ा। आप सबके पिछली बार आप सबने डिमांड किया था, सहारनपुर भी उसमें जुड़ा। सहारनपुर स्टेशन भी उसी लेवल का बनेगा, तो उसमें हर जगह हमने ये ध्यान दिया है कि हमारे जनप्रतिनिधि और समाज के प्रबुद्ध नागरिकों के व्यूज़ लेके, आप सबके मत लेके डेवलपमेंट को आगे लेके जाएंगे। तो इसमें आप अपने व्यूज़ दीजिएगा। फिर नई PRS बिल्डिंग, पार्किंग, एस्केलेटर, इन सब के लिए 4.5 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं, 4.3 करोड़ रुपए। ये भी बहुत जल्दी काम कंप्लीट होगा। फिर आपने व्यापार वर्ग से, व्यापार प्रकोष्ठ की तरफ से पिछली बार एक सुझाव आया था कि पिलखनी में 2 ऑलरेडी लाइंस हैं, वहाँ पे एक प्रॉपर गुड शेड बने जहाँ से कंटेनर हैंडल हो सके, तो हमारे सहारनपुर के जो वुडवर्क का काम है उस सब के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ क्रिएट हो सकती है। इस व्यू को ध्यान में रख के उसका कंप्लीट डेवलपमेंट किया पिलखनी का, वहाँ पे गुड शेड ओपन किया गया है, और इस गुड शेड को ओपन करने के बाद में आपको जानकर बहुत खुशी होगी, पहली 2 रेक्स अक्टूबर के महीने में वहाँ से निकल चुकी है। पहली 2 रेक्स अक्टूबर के महीने में वहाँ से निकल चुकी है। इसको आप सब विज़िट भी करें जाके, और जो व्यापार प्रकोष्ठ है अपने शहर के, चेंबर ऑफ कॉमर्स है, वो लोग भी जाके एक बार उसको ढंग से डिटेल में और देख के आए और अपने विस्तृत विचार दें, विस्तृत सुझाव दें, ताकि उसको और फ्यूचर में कैसे डेवलप करें। मेरा रिक्वेस्ट आपसे रहेगा कि जो भी डेवलपमेंट हम करें वो आप सबके विचारों से करें, आप सबके इनपुट्स लेके करें, तो एक बार जाके उसको देख के ज़रूर आए। फिर LC 90, ये जो फाटक है, इस फाटक अभी 90 की बात कर रहा हूँ। 90 मतलब कौन सा एरिया हुआ? LC 90 आसपास गांव कौन सा हुआ, मतलब कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? LC 90 पे भी फ्लाईओवर का काम सैंक्शन हो के उसको तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। उसका गर्डर ऑलरेडी फैब्रिकेट हो गया है, अप्रोच रोड दोनों बन गई है,
और इस महीने टारगेट लिया गया है कि गर्डर को लॉन्च करके स्टार पेपर मिल। हाँ, पेपर मिल वाला, और 31/12 तक उसको कंप्लीट करने का टारगेट लिया गया है। और सबसे बड़ी बात है, दिल्ली से सहारनपुर के बीच में एक नई ट्रेन की व्यवस्था हुई है जो चालू हो गई है अभी ऑलरेडी, और उसको और कैसे इम्प्रूव करें, और इस पूरे दिल्ली से सहारनपुर वाले पूरे ट्रैक में कई जगह पे छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत थी। तो आपको मैं बहुत खुशी के साथ बताना चाहता हूँ कि सहारनपुर से दिल्ली के ट्रैक को पिछले 3 महीने में बहुत सारे छोटे छोटे करीब 48-50 ऐसे पॉइंट है जहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। उन इम्प्रूवमेंट्स के कारण सहारनपुर और दिल्ली की ट्रैक की स्पीड बढ़ा के 130 किलोमीटर पर आवर के लिए इसको सैंक्शन कर दिया गया है। बीच में कई जगह 70 की स्पीड होती थी, कई जगह 80 की स्पीड होती थी, क्योंकि ट्रैक में कुछ काम बाकी था। तो वो सारे काम 3 महीने में कंप्लीट हुए हैं और ये 130 की स्पीड के लिए सैंक्शन हो गया है। अब इस काम को 130 से और ऊपर बढ़ाने के लिए, जिससे कि आपके पास वंदे भारत आ सके, सहारनपुर में वंदे भारत तो आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, सबकी रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए ट्रैक को और इम्प्रूव करने के लिए काम चल रहा है अभी 130 से और इम्प्रूव करने के लिए, जिसमें खासकर सिग्नलिंग सिस्टम में बहुत इम्प्रूव होंगे। डबल डिस्टेंस सिग्नलिंग होती है, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग होती है, कवच का इसमें इंस्टॉलेशन होगा। वो सब काम अब एक एक करके आगे बढ़ रहा है, स्टेप बाय स्टेप बहुत तेज़ी से काम आगे बढ़ रहा है। इसमें देवबंद के स्टेशन को मॉडर्नाइज करके उसको माँ त्रिपुर बाला सुंदरी जी की आभा से, उनकी आस्था से कैसे उसको डेवलप करें, वो भी मैंने कल इंस्पेक्शन किया था फील्ड में जाके, स्टेशन पे जाके। उसके लिए 23 करोड़ रुपए का सैंक्शन हुआ है अभी। देवबंद स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाए और किस तरह से अपने सांस्कृतिक भावना से उसका डेवलपमेंट हो। देवबंद रुड़की लाइन काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, 740 करोड़ रुपए का काम है, 740 करोड़ रुपए का काम है और बहुत तेज़ी से चल रहा है। टारगेट लेके चल रहे हैं, इसको काम को ख़त्म करके जल्दी ही ये काम कंप्लीट करके निवेदन करेंगे कि इसका इनॉग्रेशन हो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों। करीब 14 लेवल क्रॉसिंग्स है सहारनपुर और दिल्ली के बीच में, जहाँ पे नए पुलिये बन रहे हैं या फिर अंडरपास बन रहे हैं, नए फ्लाईओवर बन रहे हैं या फिर अंडरपास बन रहे हैं। 560 करोड़ के काम है, 560 करोड़ के। इनमें से कई सारे काम अभी हाल ही में सैंक्शन हुए हैं और तेज़ी से इस पे काम आगे लेके जाएंगे। जहाँ पर अंडरपास में पानी भर जाता है, LC 138, 136, 131, बहुत सारी ऐसी LC है, उन सब के ऊपर कवर करने का सैंक्शन हुआ है अभी। बहुत सारे ऐसे स्टेशन हैं जहाँ पे जंधारा हॉल्ट, भाखला हॉल्ट, रामपुर मणिहारन, सोना अर्जुनपुर, ननौता, इस तरह से बहुत सारे ऐसे स्टेशंस हैं या हॉल्ट्स हैं जहाँ पे प्लेटफॉर्म नीचे है। तो उन सब प्लेटफॉर्म को रेज करें ताकि आराम से पैसेंजर उतरे तो कहीं पे कोई तकलीफ़ नहीं हो। तो वो सारे भी सैंक्शन हो गए हैं और काम कई जगह चालू हो गया है और कई जगह आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर अंदर काम चालू करके उसको कंप्लीट करेंगे। फ्रेट कॉरिडोर का काम तो आप जानते ही हो, तेज़ी से चल रहा है। 1350 करोड़ का काम अभी फ्रेट कॉरिडोर का चल रहा है। जो काम अभी हाल ही में कंप्लीट हुए उसमें तापरी रेलवे स्टेशन का कंप्लीट, टपरी रेलवे स्टेशन का काम तेज़ी से किया। पिछले आए थे, इंस्पेक्शन भी किया था, देखा भी था उसको, कैसे उसकी यार्ड की रीमॉडलिंग हो जिससे कि दिल्ली से अन्य क्षेत्रों से आने वाली ट्रेन्स को कोई बाधा नहीं आए और जल्दी से उसको रिवर्स कर सकें या कनेक्शन पूरा दे सकें। वो काम कंप्लीट होने को आया या कंप्लीट हो गया एक्चुअली। इसमें 40 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ टपरी रेलवे स्टेशन में, 40 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। सहारनपुर रेलवे स्टेशन में
वर्ल्ड क्लास के अलावा एक यहाँ पे जिस तरह का नॉर्थ उत्तर प्रदेश का ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट शहर है और ये कॉमर्शियल हब है, सांस्कृतिक हब है, इंटेलेक्चुअल हब है। तो यहाँ पे आगामी समय में बहुत सारा ट्रैफिक आने वाला है, नई गाड़ियाँ आने वाली है। इसी के लिए यहाँ पे एक मेमू कहते हैं, जिसे मेमू मने एक तरीके से मेट्रो जैसी सुविधा, रेलवे के ट्रैक्स पे मेट्रो जैसी सुविधा, उसके लिए एक शेड का निर्माण जिससे कि उसकी रिपेयर हो सके, मेंटेनेंस हो सके। क्योंकि अगर हमें आगे के हिसाब से सोचना है तो हमें अभी से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सब चीज़ों का तैयार करना पड़ेगा, तभी जाके हम उस क्षेत्र यहाँ के भविष्य के हिसाब से नई ट्रेन्स दे पाएंगे। तो मेमू शेड 30 करोड़ रुपए के सैंक्शन से काम चालू हुआ है। इलेक्ट्रिक लोको 20 करोड़ रुपए के सैंक्शन से, जिससे कि यहाँ पे अधिक से अधिक गाड़ियाँ आ सके। इलेक्ट्रिक लोको की रिपेयर का 20 करोड़ रुपए से सैंक्शन हुआ है। लिफ्ट और एस्केलेटर मैंने पहले आपको बताया, 4 अंडरपासेस ये हुए हैं। और मेरठ हस्तिनापुर बिजनौर, ये एक प्रोजेक्ट बहुत लंबे समय से डिमांड थी। इसके कंप्लीट सर्वे और डीपीआर का काम, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध जैन तीर्थ हैं और बहुत प्रसिद्ध हमारी ऐतिहासिक भूमि है महाभारत काल से, तो इसके कंप्लीट सर्वे का और डीपीआर बनाने का काम सैंक्शन हुआ है। डीपीआर जब बन जाएगा, टाइम लगेगा, 5 या 6 महीने का समय लगता है कंप्लीट सर्वे करना, फील्ड में जाना, कहाँ पे नदियाँ हैं, कहाँ पे नीची जगह है, कहाँ पे ऊंची जगह है, कहाँ पे मिट्टी कैसी है, वो सारा काम सर्वे कंप्लीट करके जब कंप्लीट होगा, 70 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, आप सबके सामने लेके आऊँगा। साथियों, जो गाड़ियाँ रिस्टोर हुई है, जो गाड़ियाँ चलने लगी है, उनमें से मुख्य गाड़ियों का मैं नाम आपको देना चाहूँगा। सहारनपुर अम्बाला कैंट मेमू एक्सप्रेस स्पेशल, ये सहारनपुर से अम्बाला कैंट की गाड़ी है। अमृतसर बनमनखी एक्सप्रेस, ये अमृतसर से बनमनखी की तरफ बाराबंकी। अमृतसर सहरसा अमृतसर जनसाधारण एक्सप्रेस, अमृतसर जनसाधारण SF, ये गोरखपुर से अमृतसर जाती है। जो दिल्ली जनता एक्सप्रेस, अम्बाला कैंट से सहारनपुर जंक्शन स्पेशल, इस तरह से कई गाड़ियाँ हैं। आपके साथ ये डिटेल शेयर करेंगे। मैं साथियों शेष आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट रखना चाहूँगा। 2014 से पहले उत्तर प्रदेश जितने बड़े राज्य को, इतने महत्वपूर्ण राज्य को, जिसकी जनसंख्या बहुत सारे देशों से ज़्यादा है, बहुत सारे कई देशों को मिला लें तो भी उसके ज़्यादा जनसंख्या है, उसको रेलवे के लिए यूपीए सरकार के समय मात्र 1109 करोड़ रुपए दिए जाते थे साल में। इतना बड़ा प्रदेश, इतना बड़ा विशाल जनसमूह, मात्र 1000 करोड़ दिए जाते। आज आपकी जानकारी के लिए मैं खुशी के साथ कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की जो डबल इंजन की सरकार है, इस डबल इंजन की सरकार में आज रेलवे के लिए उत्तर प्रदेश को रिकॉर्ड 14,761 करोड़ 14,761 करोड़ रुपीस का एलोकेशन है। और उसका परिणाम आपको दिख रहा है। जितने भी यूपी के प्रोजेक्ट हैं, यूपी में करीब 94,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं। 94,000 करोड़ रुपीस के उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं। इन सब प्रोजेक्ट्स में इतनी तेज़ी से आज काम चल रहा है कि जो यूपीए के समय में एक दिन में मात्र 4 किलोमीटर के आसपास पटरी लगती थी, एक दिन में मात्र 4 किलोमीटर के आसपास पटरियां नहीं लगती थी, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की डबल इंजन की सरकार में प्रतिदिन 12 किलोमीटर नई पटरियां लग रही हैं। प्रतिदिन 12 किलोमीटर नई पटरियां लग रही हैं। 200 स्टेशंस को वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है। उसमें से उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी संख्या में स्टेशंस लिए गए हैं
मैं कुछ मुख्य स्टेशंस का नाम पढ़ूंगा। अयोध्या तो आपने काम देखा ही है, कितना सुंदर काम हो रहा है। गोमती नगर बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। अगले 3-4 महीने के अंदर अंदर काम कंप्लीट होगा। लखनऊ चारबाग बहुत ही भव्य तरीके से 500 करोड़ के आसपास की टोटल कॉस्ट से बन रहा है, 1.5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट होगा। गाज़ियाबाद 350 करोड़, प्रयागराज स्टेशन 1000 करोड़ के आसपास। प्रयागराज कुंभ का बहुत बड़ा स्थान है, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे सांस्कृतिक धरोहर के हिसाब से, उसमें बहुत विशाल डेवलपमेंट के हिसाब से लेके 1000 करोड़ का काम कंप्लीट हो रहा है। कानपुर सेंट्रल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा शहर, 800 करोड़ के कॉस्ट से वर्ल्ड क्लास स्टेशन वहाँ पे बन रहा है। इन सब के साथियों, मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार सिर्फ प्रॉमिसेस नहीं है, काम हो रहा है। टेंडर इनके हो चुके हैं। गाज़ियाबाद स्टेशन का टेंडर हो गया कंप्लीट, काम चालू हो रहा है। केबलिंग हट गई, जो वहाँ पे साफ़ सफाई करनी है, पुरानी बिल्डिंग्स को हटाना है, वो काम चालू हो गया। सेम प्रयागराज, सेम कानपुर सेंटर, काशी, वाराणसी कैंट, बहुत सारे स्टेशंस, दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, आगरा कैंट, आगरा फोर्ट, अलीगढ़ स्टेशन, झांसी वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन, मथुरा स्टेशन, मथुरा से वृंदावन की लाइन, पूरे के पूरे इतने नए नए प्रोजेक्ट सेंक्शन हुए हैं। गोंडा स्टेशन, गोरखपुर स्टेशन, बरेली स्टेशन, मेरठ सिटी स्टेशन, मुरादाबाद स्टेशन, सहारनपुर जंक्शन जो अपना, वाराणसी कैंट, इस तरह से करके मैं सारे नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लंबी लिस्ट है। बहुत सारे स्टेशंस को वर्ल्ड क्लास कर रहे हैं। साथ ही साथ बाकी जो मीडियम साइज़ के स्टेशंस हैं उनको भी अच्छे तरीके से मॉडर्नाइज करके उसमें अच्छी पैसेंजर एमिनिटीज़ दी जा रही है। ये हुआ सब रेलवे के बारे में। आपने संगम की बात बोली थी, एक संगम का कंप्लीट डिटेल एनालिसिस हुआ है और बहुत जल्द आपको संगम को एक्सटेंशन करें या फिर उसकी जगह नई ट्रेन दें, इसके ऊपर विचार चल रहा है अभी, उसकी स्टडी एनालिसिस चल रहा है। जैसे ही फ्रेट कॉरिडोर का काम थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, दो स्ट्रेच ऐसे हैं बीच में, एक कानपुर के पास में स्ट्रेच है, एक प्रयागराज के पास में एक स्ट्रेच है। वो दोनों जैसे ही कमीशन हो जाएंगे, अपने को काफ़ी अच्छी कैपेसिटी मिल जाएगी, तब एक अच्छी सुविधा सबके लिए सहारनपुर से हो जाएगी। ये हुआ रेलवे का काम। टेलीकॉम के क्षेत्र में आपने वो इशू आपके सामने रेज किया गया था, उसके संदर्भ में आपने कोई जवाब नहीं दिया। तीन इनलीगल कॉलोनी के लिए रेलवे का ट्रैक यूज किया गया, ये इशू डेवलप किया गया था। भी काम हुआ है, उस पे भी काम है, बताता हूं। और प्रश्न ले लेते हैं, और क्वेश्चन को सारे प्रश्न ले लेते हैं। अच्छा, संगम के लिए आपने बताई दिया, इसलिए धन्यवाद आपका। वहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब समस्या ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को होती है। थोड़ा सा पीछे हो जाओगे ना, क्वेश्चन आ जाएंगे, जब बोलेंगे तो आप आ जाना। 5-6 साल पहले लेकिन उसको आप मान नहीं रहे हो कि क्यों है। आरयूबी का काम, बैठ जाओगे तो नीचे बैठो, आप नदी का काम, आप नीचे बैठो भैया, मंत्री महोदय, पैसेंजर टिकट के नीचे आओ। वाईफाई भोपाल के नाम से नेट की सेवाएं दी, लेकिन अभी तक किसी भी गाँव में नहीं वाईफाई भोपाल। पांच प्रश्न हो गए, पांचों का जवाब। सबसे पहले सर्दियों में फॉग के कारण जो दिक्कत आती है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, ये कोई आसान काम नहीं है। बहुत कवच का सिस्टम जो डिज़ाइन हुआ नया, अगर नहीं देखा वीडियो तो ज़रूर देखिए यूट्यूब पे या इंस्टा पे, फेसबुक पे, कवच का वीडियो देखिएगा। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें ट्रेन के चारों तरफ एक कवच बन जाता है, एक सेफ्टी का नेट बन जाता है, सुरक्षा का एक आधार बन जाता है। तो सुरक्षा का जो कवच बनता है, उससे क्या होता है कि दो ट्रेन मान लो एक ट्रैक पे आमने सामने आ जाए तो दोनों ट्रेन अपने आप रुक जाती हैं, या एक के पीछे दूसरी ट्रेन चल रही हो, गैप अगर कम हो जाए तो पीछे वाली ट्रेन अपने आप स्लो हो जाती है या रुक जाती है। ये कवच की टेक्नोलॉजी लास्ट ईयर देखिए मोदी जी ने कितना दूर की सोची है, प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नई टेक्नोलॉजी लेके आए। वो टेक्नोलॉजी लास्ट ईयर टेस्ट हुई कंप्लीट, उसके टेस्ट सारे फाइनल हुए। बजट में
2000 किलोमीटर का सैंक्शन हुआ। 2000 किलोमीटर की जगह 3000 किलोमीटर के काम हम लोगों ने हाथ में ऑलरेडी ले लिए हैं, उसको इंस्टॉल करना चालू किया है। देश का 70,000 किलोमीटर का नेटवर्क है। हमको मेथोडिकल तरीके से हर साल 4-4, 5-5 हज़ार किलोमीटर कवर करने चाहिए। तो इस तरीके से आगे बढ़ के, ताकि भविष्य में कभी भी सर्दी हो, फॉग हो, उसके कारण ट्रेनों की स्पीड कम न करनी पड़े या ट्रेनें कैंसिल नहीं करनी पड़े। ये बड़ा काम है, इसमें समय लगेगा, लेकिन एकदम अच्छे तरीके से आगे इस पर बढ़ चुके हैं। पहला ये विषय था। किसानों का जो विषय था, यहाँ से आने के बाद में फील्ड में फ्रेट कॉरिडोर के लोग, रेलवे के लोग, जोनल रेलवे के लोग, ऑफिसर्स, सब के सब फील्ड में गए थे। जाके वहाँ पे किसानों से बात की है, बात करके सबका जिसका भी विषय था सबके विषय लिए। मुझे जानकारी मिली थी 1.5 महीने के आसपास पहले कि सब विषयों का एक प्रॉपर उसका एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। मैं आपको उसकी एग्जैक्ट, किसी भी निर्णय में एक प्रक्रिया होती है, क्योंकि फाइनेंशियल जो भी पॉइंट होते हैं ऑडिटेबल होते हैं, आखिर पब्लिक का पैसा है, ऑडिटेबल होते हैं, तो उसकी प्रक्रिया में वो निर्णय चल रहा है। मैं अगली बार जब आपके पास आऊँगा या उससे पहले ही अगर निर्णय हो जाएगा तो आप सबके सामने वो रखेंगे। दूसरा प्रश्न, तीसरा विषय रखा आपने कि वर्ल्ड क्लास स्टेशन का माने क्या है। वर्ल्ड क्लास स्टेशन के माने इस तरह से है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस तरह से वर्ल्ड क्लास स्टेशन की कल्पना हमको दी और बहुत ही डिटेल्ड में उन्होंने प्रेजेंटेशन खुद ने देखे, अपने आइडियाज़ दिए और उन आइडियाज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो समझाया। सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी स्टेशन, आज रेलवे स्टेशन शहर के सेंटर में, ज़्यादातर शहर रेलवे स्टेशन के चारों तरफ बसे हैं, तो रेलवे स्टेशन शहर को 2 हिस्सों में, जो शहर दोनों तरफ बस गए, दोनों हिस्सों को जोड़ने का माध्यम बने। कैसे जोड़ने का माध्यम बनेगा? बड़ी सी रूफ प्लाजा, वो प्रेजेंटेशन है क्या वेद? बड़ी सी रूफ प्लाजा मतलब पटरियाँ जितनी भी है उनके ऊपर एक बहुत चौड़ी रूफ प्लाजा। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे ये फोटो होना और 2 एग्जिस्टिंग स्टेशन यूपी का दुर्गांव, ये है लखनऊ चारबाग, लखनऊ स्टेशन का। इसमें आप देखेंगे ये वाला हिस्सा है, इधर स्टेशन शहर का एक हिस्सा, दूसरी तरफ दूसरा हिस्सा, ये बीच में सारा का सारा रूफ प्लाजा है। इसको कहते हैं रूफ प्लाजा। तो रूफ प्लाजा पटरियों के ऊपर एक नई अर्बन स्पेस क्रिएट हुई, क्योंकि शहर के अंदर है, शहर के सेंटर में है, वहाँ पे जगह की वैसे भी बहुत कमी होती है। तो पटरी के ऊपर, जैसा आपने गांधीनगर कैपिटल स्टेशन का आपने वीडियो अगर देखा हो, पटरियों के ऊपर एक शानदार भव्य तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। तो इसी तरीके से पटरी के ऊपर, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रूफ प्लाजा, जिससे कि शहर के दोनों तरफ से लोग स्टेशन के अंदर आराम से आ सके और एक तरफ से दूसरी तरफ आराम से क्रॉस करके जा सके। ये है दोनों तरफ से कनेक्ट करने का तरीका, पहला। दूसरा, वर्ल्ड क्लास का क्या मीनिंग? वर्ल्ड क्लास का ये मीनिंग कि इतनी कंफर्टेबल वेटिंग एरिया बने, इतना कंफर्टेबल फूड कोर्ट बने, इतने कंफर्टेबल हर जगह एस्केलेटर्स या रैंप बने, लिफ्ट बने, जिससे कि कोई भी पैसेंजर बिना किसी तकलीफ के ट्रेन में आराम से आ सके, जा सके। तीसरा, हमारे देश में हर एक शहर में, हर एक क्षेत्र में बहुत सारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं। जैसे सहारनपुर आए तो लकड़ी के प्रोडक्ट्स, वुड वर्क का काम। लोकल प्रोडक्ट्स को स्टेशन पे एक बहुत विजिबिलिटी मिले, एक बड़ा मार्केट मिले, उसके लिए 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट की दुकानें, जिससे कि लोकल प्रोडक्ट्स का एक बहुत अच्छी फैसिलिटी मिले। आपको जानकर खुशी होगी, ये प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आइडिया दिया था और अब देश भर में 750 स्टेशंस पे
वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत लोकल प्रोडक्ट्स का बिक्री चालू। एक एक जगह तो ऐसी भी है जहाँ पे डेली 15-15 हज़ार रुपये की बिक्री हो रही है और लोग कार्ड लेके जा रहे हैं कि भाई ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हम और ज़्यादा इसके लिए ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो इस तरह की जो फैसिलिटी है वो स्टेशन पे मिले। चौथा, जो भी हमारे स्टेशन की बिल्डिंग है, स्टेशन की बिल्डिंग अत्याधुनिक हो आज के हिसाब से, और आज से 20, 25, 30 साल के बाद में जो डिमांड आएगी पैसेंजर्स की उसके हिसाब से वो बने। पांचवा, जितने भी ट्रैक है, ट्रैक के ऊपर पुराने ज़माने वाली जो पत्थर वाली जो सिस्टम होती है, बैलास्ट वाला जो सिस्टम होता है, वो हटके बैलास्टलेस ट्रैक बने, जिससे कि एकदम साफ़ सुथरे रहे, नीट एंड क्लीन रहे, मेंटेनेंस करना उसको आसान रहे। छठा, सिग्नलिंग का जो स्टेशन का जो कंट्रोल सिस्टम होता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है कि गाड़ी कितनी तेज़ी से जा सके, वो बहुत ही मॉडर्न, वर्ल्ड क्लास, एकदम जो आज के हिसाब से सबसे मॉडर्न होगा वो बने। तो ऐसे करके बहुत सारी फैसिलिटीज़। आठवां, स्टेशन के आगे वाला जो एरिया है मोस्टली सब जगह हम देखते हैं कंजेस्टेड है, तो वहाँ पे जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर हम एलिवेटेड रोड बनाएं। जैसे ये नई दिल्ली का है, नई दिल्ली स्टेशन का है, ये देश का सबसे बड़ा स्टेशन है, इसमें कंप्लीट चारों तरफ एलिवेटेड रोड बन रही है। इसका टेंडर निकल चुका है, ऑलरेडी इसका टेंडर निकल चुका है। कंप्लीट चारों तरफ एलिवेटेड रोड। जहाँ जहाँ एकदम कंजेस्टेड एरियाज़ है वहाँ पे ट्रैफिक को कैसे मैनेज करें शहर के, वो सब भी इसमें वर्ल्ड क्लास में आए। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड क्लास बन रहे हैं। और विषय गरीबों के लिए वाईफाई का जो एक्सप्रेस के अलावा पैसेंजर ट्रेन की क्या व्यवस्था है? जी गरीबों के लिए जो पहले चलती थी पैसेंजर मैंने बताया ना आपको, अभी 17 पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस के नाम लिया आपने? ना 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 17 पैसेंजर ट्रेन सारी हैं। एक मंत्री महोदय, जितनी एक्सप्रेस ट्रेन है उसमें जनरल डिब्बे बहुत कम है। देखो, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे ट्रेनों की स्पीड बढ़ती है दुनिया में, आप कहीं भी जाइए, तो जो पुराने ज़माने के तरीके से खुले डब्बे होते थे वो सब चल नहीं पाते। इसके कारण है, मैं आपको टेक्निकल कारण भी समझना पड़ेगा। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक से ही आगे जाएंगे ना। जब गाड़ी चलती है 100 की स्पीड से, आप सोचो कार में अगर आप 100 की स्पीड से चलाओ तो क्या आप शीशे खुले रख के चला पाओगे? गाड़ी डिसबैलेंस होएगी कि नहीं होएगी? होएगी ना। मेरी बात तो सुनो। देखो भाई, प्रश्न पूछा तो जवाब भी सुनना, या प्रश्न मत पूछो, प्रश्न पूछो तो जवाब भी सुनना पड़ेगा। और मैं पेशेंटली आपको समझा रहा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, और मैं मतलब मोदी जी जिस तरीके से देश के बारे में सोच रहे हैं वो भी आप जाने तो आपको अच्छा ही लगेगा। तो जैसे ट्रेन या कोई भी गाड़ी 70 की स्पीड से आगे जाती है तब उसमें आप खुले तरीके से उसको नहीं चला सकते, गाड़ी डिस्टेबलाइज हो जाएगी, चल नहीं पाएगी। इसीलिए दुनिया में जहाँ पर भी आप कोई एग्जांपल ले लो, चाइना का एग्जांपल ले लो, साउथ कोरिया का एग्जांपल ले लो, जापान का एग्जांपल ले लो, जर्मनी का एग्जांपल ले लो, इन सब में आज से 30-40 वर्षों पहले ऐसी खुले डब्बों की होती थी गाड़ियाँ। फिर जैसी जैसी स्पीडें बढ़ी वैसे वैसे गाड़ियाँ क्लोज होती गई, एयर कंडीशन होती गई, और शीशे बंद होने लगे, दरवाजे बंद होने लगे, ताकि वो गाड़ी स्टेबल तरीके से चल सके, वरना गाड़ी में एक्सीडेंट होगा, पलट के गिरेगी। इसीलिए ध्यान रख के किया गया ये सब। तो बहुत सारी गाड़ियों को उस तरीके से नए तरीके से कन्वर्ट किया जा रहा है। गरीब व्यक्ति है वो क्या उसमें सफर कर पाएगा? देखो, आज भी सबसे सस्ती यात्रा ट्रेन से ही, सबसे सस्ती। मैं आपको बताऊं, पिछले साल एक सेकंड, ये विशेष, पिछले साल पैसेंजर्स के लिए 62,000 करोड़ रुपए का सब्सिडी दी गई है, इतना कंसेशन दिया गया, 62,000 करोड़ का कंसेशन। इस साल ये संख्या और बढ़ने वाली है। आज भी मैं बताऊं आपको, जितनी डिमांड है रेलवे के, बिकॉज बहुत ही अच्छा साधन है, बहुत ही सुगम साधन है और बहुत ही सस्ता साधन है, आज भी इतनी ज़बरदस्त डिमांड है कि इसीलिए मोदी जी ने रेलवे में इन्वेस्टमेंट को डबल किया।
2014 से पहले जितना इन्वेस्टमेंट आता था 40-42 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आता था, आज उस इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के 1,37,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। इसलिए इन्वेस्ट किया कि नई नई पटरियाँ बिक सके, नए ट्रेन चालू कर सको, नई ट्रेनें चलानी ही पड़ेगी, नई पटरियाँ बिछानी ही पड़ेगी, तभी जाके सबकी डिमांड। 130 करोड़ लोगों का देश है। तमाम सारे समीकरण पिछले एक महीने में बदले हैं, तमाम सारी राजनीतिक पार्टियों ने अपने तमाम सारे नए चेहरे भी यहाँ पर उतारे हैं। क्या लग रहा है आपको, आगे की राह कितनी आसान है? वंदे भारत दौड़ेगी या फिर पैसेंजर ट्रेन चलेगी? 100% वंदे भारत दौड़ेगी और बुलेट की तरफ बढ़ेगी। बुलेट की तरफ बढ़ेगी। देखो, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सेवा की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति राष्ट्रवाद की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति एक सामाजिक समरसता, सर्व समाज की सेवा, सभी का ध्यान रख के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली राजनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और योगी आदित्यनाथ जी ने दी है। उसी भावना के साथ संगठन में मजबूती के साथ काम चल रहा है। ज़मीन तक हमारे कार्यकर्ता हर गांव में, हर बूथ में, हर पंचायत में, हर एक परिवार के साथ संपर्क, और जो इतना लाभ सरकारी स्कीम्स के जरिए से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है, उस लाभ के कारण, उन बेनिफिट्स के कारण आज जन जन हमसे जुड़ा हुआ है। तो जो जितनी पलटियां खा के आज इधर कल उधर जाए, फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क। और आपकी पार्टी तोहमत लगाती है विरोधी दलों पर, परिवार आपकी पार्टी परिवारवाद पर क्या कहना है? आप क्या नहीं परिवारवाद है? हमारे दल में जो नौजवान काम करते हैं, जो नौजवान काम करते हैं, सुनो तो लो भाई। आपने प्रश्न किया तो जवाब तो सुनना पड़ेगा ना। तो जहाँ पर भी नौजवान कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं, जहाँ पर भी नौजवान एंटाइटलमेंट नहीं, एंटाइटलमेंट की राजनीति नहीं है, मेहनत करते एक साधारण कार्यकर्ता की तरह ऊपर आने की कोशिश करते हैं, छोटी जिम्मेदारी लेते हैं, फिर बड़ी जिम्मेदारी लेते हैं, जिम्मेदारी में खरे उतरते हैं, वहीं पे निश्चित तरीके से उनको कार्यकर्ता के हिसाब से, जैसे दूसरे कार्यकर्ता आए वैसे ही उन कार्यकर्ताओं को भी व्यवस्था दी जाती है, उनको चांस दिया जाता है, उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। जहाँ पर जो आप परिवारवाद की बात करते हो, वो एक एंटाइटलमेंट वाले परिवारवाद की बात है कि मैं अमुक नाम के साथ अगर पैदा हुआ कोई व्यक्ति, वो सोचने लगे कि उसे तो प्रधानमंत्री बनना ही बनना है क्योंकि वो एक अमुक नाम के साथ पैदा हुआ है, यह एक अमुक परिवार में पैदा हुआ है तो उसे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना ही बनना है। वो जो भावना है, उस भावना का हम विरोध करते हैं। हम कहते हैं कि कार्यकर्ता के हिसाब से कोई काम करने के लिए आगे आए तो उसका स्वागत है, अपने आप को प्रूव करे। जनता का एग्ज़ाम होता है, आपका जो अभी कठिन परीक्षा लेते हो वो यूपीएससी की परीक्षा से तो बहुत बड़ी परीक्षा है, तो उस परीक्षा में जो खरे उतरे वो सही है। एक सेकंड। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जो हैं अब प्रस्थान कर रहे हैं, रेल मार्ग से ही अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। यहाँ पर जो हैं जीएम है, डीआरएम है, अम्बाला डिवीज़न और कुछ जनप्रतिनिधि जो हैं मिलने आए हैं, जिसमें साहब सिंह पुनीर हैं, राज सिंह माजरा हैं। और अब जो है मुलाकात करने के बाद पुनः
रेल मंत्री जो हैं अपने विशेष वाहन से जो हैं अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं।